हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विजन डायरीज। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है, कवि अनुराग पाठक प्रबल सर। सर अभी राजभाषा अधिकारी है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऑल इंडिया रैंक 5 जेआरएफ, राष्ट्रीय हिंदी अकेडमी गोल्ड मेडलिस्ट और 2022 में श्री श्री साहित्य सभा इंदौर मध्य प्रदेश ने उन्हें साहित्य शिरोमणि अवार्ड से नवाजा। सर को 15 से भी ज्यादा सालों का मंची अनुभव है और 25 से भी ज्यादा सालों से काव्य लेखन के द्वारा हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। गाइस, अगर आप लिखते हैं या लिखने का सोच रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पॉडकास्ट में हमने हिंदी साहित्य की डेप्थ में गए हैं, चीजों को एक कवि के होराइजन से देखने की कोशिश करी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो डेफिनेटली आपका लेखन जरूर रूपांतरित होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया शो में हाजिर होने के लिए, आपका स्वागत है। विजन डायरीज चैनल पर आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम श्रोताओं को भी नमस्कार जो इस विजन डायरीज चैनल के माध्यम से मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे या मेरे परिचय से परिचित होंगे, तो उन सभी को सादर नमस्कार। सर ये सौभाग्य तो हमारा है। बट शुरुआत करते हैं। पहले सर, आपका ये हिंदी साहित्य की ओर रुझाव कैसे बढ़ा? तो एक बार आपकी जर्नी आप अपने शब्दों में प्लीज खुद बताइए। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रति मेरा लगाव बढ़ने का जी जो कारण है, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जो हिंदी साहित्य के प्रति लगाव बढ़ा वो पढ़ाई के साथ साथ बढ़ा। जी ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरी जो शिक्षा की जर्नी है, जो शिक्षा यात्रा है, शिक्षा यात्रा मेरी शुरू होती है सन 1993 से। और ऐसा कहा जाए कि हालांकि लाइफ इज द स्कूल, जीवन एक विद्यालय है, तो शिक्षा तो सर। कभी समाप्त नहीं होती। जी, ये तो है सर। लेकिन आ, ये कहा जाए कि 2012 में मेरी शिक्षा समाप्त हो गई थी वैसे ऑफिशियली, और 2015 में तो बिल्कुल ऑफिशियली हो गई थी, क्योंकि मेरी जॉब लग गई थी। जॉब लगने के बाद शिक्षा का समापन माना जाता है, तो मेरी शिक्षा समाप्त हो गई थी। और वैसे तो शिक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, वो तो चल ही रही है। मेरी शिक्षा यात्रा, जैसा कि मैंने कहा कि 1993 से शुरू होती है, तो 1993 से मेरी भोपाल से मेरी शिक्षा यात्रा का आरंभ हुआ। जी भोपाल से मैं प्रथम कक्षा में आया और उसके बाद 5वीं कक्षा तक मैं भोपाल में रहा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया। मेरे जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पाने के पीछे एक कारण और रहा है कि जी मैंने जब भी जो सोचा उसके पीछे ये नहीं देखा कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ है या नहीं है। जी मैंने आत्मनिर्भर रहकर जीवन जीने की कला सीखी है। और 5वीं कक्षा में मैंने ये सोचा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। हालांकि मेरे जो पेरेंट्स थे, हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि आप अकेले हो और अकेले आप कैसे वहाँ पर सब कुछ, हाँ थोड़ा पेरेंट्स को होता है। हाँ जी, हाँ, किस तरह से आप उसको संभाल पाएंगे मान पाएंगे। जीवन को। तो मैंने कहा कि मैं सब संभाल लूंगा। भोपाल में इसलिए 5वीं तक, क्योंकि भोपाल में इसलिए उन्होंने भेज दिया था कि भोपाल में मेरे फूफा जी रहते थे। ओके। तो फूफा जी ने कहा कि हम देखभाल करते रहेंगे, बाकी हॉस्टल में ये रहेंगे, बाकी हम देखभाल करते रहेंगे। तो वो कभी कभी आकर के देखभाल किया करते थे, कभी कभी ले भी जाया करते थे। हाँ जी, लेकिन जब मैंने दिल्ली जाने की जिद की 5वीं कक्षा के बाद, तब फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा जो हमारे गार्जियन थे उनको थोड़ा सा ये लगा कि वहाँ बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, वहाँ कोई भी गार्जियन के रूप में नहीं रहेगा।
फिर जिद क्यों करी आपने दिल्ली जाने में, आपको इंटरेस्ट तो था? मैं बिल्कुल वहीं पहुंच रहा हूं मैं। तो मैंने फिर भी मैंने जिद की। मैंने कहा कि देखिए, हम जिसको भी हम चाहते हैं जी, या जिससे हम हेल्प लेना चाहते हैं, जिससे हम सहायता लेना चाहते हैं, वही हमारा गार्जियन बन जाता है। बस हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए, हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली में ही मैं आगे की शिक्षा करूंगा, पूरी करूंगा। जिद मैंने ये इसलिए की क्योंकि मुझे ये लगता था कि देखिए, स्वच्छंदता जो होती है, कोई भी चीज हो, आप अगर चीनी खाते हैं तो चीनी आपको मिठास देती है, जी, बिल्कुल। लेकिन जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपकी डायबिटीज का कारण भी वही बनती जी, बिल्कुल सही। है ना? तो स्वच्छंदता बहुत अच्छी है, लेकिन स्वच्छंदता के साथ स्वच्छंदता जब अति हो जाती है, तब फिर, और अति नहीं कहूंगा, बल्कि अति तो बहुत हो जाए, स्वच्छंदता अति ही होती है। स्वच्छंदता जब निगेटिव हो जाती है, नकारात्मक हो जाती हम्म, है, इस तरह से कहा जाए, तब वो हानिकारक होती है। लेकिन हम्म, स्वच्छंदता यदि सकारात्मक रहे हाँ आपके जी। जीवन में, तो आपको सफलताओं के शिखर तक स्वच्छंदता ही पहुंचाती है। और मैंने ये सोचा कि मैं पूरी तरह स्वच्छंद हो जाऊंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं नकारात्मक स्वच्छंद होऊंगा। मैंने ये सोचा कि मैं सकारात्मक स्वच्छंद रहूंगा, अवसर प्राप्ति के लिए और अपनी कला को और निखारने अवसर के लिए। प्राप्ति के लिए, कला को निखारने के लिए, अपने उद्देश्य जी, की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता खुले रहें, जीवन के हर क्षेत्र में मैं रास्तों को खोल सकूं। इसीलिए मैंने स्वच्छंद जीवन पाने की एक कोशिश की, एक प्रयास किया, और वो स्वच्छंद स्वच्छंद जीवन मुझे लग रहा था कि मुझे दिल्ली में ही मिल पाएगा। इसीलिए मैंने दिल्ली जाने की कोशिश की थी, दिल्ली जाने की मैंने जिद की थी, और दिल्ली में मैं आया। और जैसा मैंने सोचा था, आज आप सभी देख ही रहे हैं कि उसकी सफलता आपके सामने है। तो छठी क्लास से मैं दिल्ली आया, और उसके बाद मैंने बाल सदन में, एक दृष्टिबाधित स्कूल है बाल सदन में, हाँ जी, वहां मैंने शिक्षा ग्रहण की 12वीं तक। ओके, और फिर वहीं पर एक हॉस्टल है, कॉलेज गोइंग हॉस्टल, सेवा कुटीर में। हाँ जी, सेवा कुटीर वो पूरा बाल सदन हाँ जी, हाँ स्कूल जी, और हॉस्टल दोनों कहलाता है। साथ में हो गया। तो वहां से मैंने, उस हॉस्टल में मैं रहा, कॉलेज गोइंग हॉस्टल में, और हंसराज कॉलेज से मैंने संस्कृत विषय से स्नातक किया, बीए किया, ओके, और हिंदी से मैंने एमए किया। एमए कहाँ से सर आपने, दिल्ली से? एमए मैंने रामजस कॉलेज से किया, ओके, रामजस, और हंसराज से मैंने संस्कृत का। संस्कृत किया। एक प्रश्न आप उठा सकते हैं कि आपने संस्कृत से एमए किया, तो हाँ, आप वही मैं सोच संस्कृत रहा से था बीए किया, तो सर, हिंदी से संस्कृत से हिंदी की आपने तरफ का एमए ये टर्न कैसे रहा? एमए क्यों हाँ किया? जी, दरअसल मेरा मुख्य उद्देश्य हिंदी में पहुंचना ही था। अच्छा, हिंदी में एक शिखर प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य था। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरी ये मान्यता रही है, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत की प्रपौत्री है। जी, संस्कृत से प्राकृत निकलती है, प्राकृत से अपभ्रंश निकलती है, अपभ्रंश से हिंदी निकलती है। जी, तो इस तरह से कहा जाए तो हिंदी एक तरीके से संस्कृत की प्रपौत्री है। तो जब तक हम संस्कृत को नहीं समझेंगे, जब तक हम संस्कृत को नहीं जानेंगे, जब तक हम संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम हिंदी में गहराई से उसका हिंदी का वर्णन नहीं कर सकते। सर आप ये मानते हैं कि अगर कल को मान लो आप संस्कृत की जगह हिंदी में अपनी बैचलर्स करते, तो आपको एक वो नजरिया नहीं मिल पाता या एक वो नींव नहीं मिल पाती जो संस्कृत ने दी आपको अपने लेखन में? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी को अच्छे से समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम सबसे पहले संस्कृत को समझें, संस्कृत को जानें। और इसीलिए मैंने संस्कृत विषय से किया, ताकि मैं हिंदी में अपनी एक अच्छी पकड़ बना पाऊं। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, हाँ जी, उसमें हम एक इस तरह की पकड़ बना पाए जो किसी के
अब यहाँ भी एक आत्मनिर्भरता की बात आ जाती है। हम अपने आप में इतने आत्मनिर्भर हो जाएं हिंदी भाषा में कि हमें किसी की आवश्यकता ना पड़े। जी। तो आत्मनिर्भरता आप मेरे जीवन में हर जगह देखेंगे जहाँ आत्मनिर्भरता का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ भी तो मैंने संस्कृत से विशेष किया, फिर हिंदी से मैंने एमए किया और फिर मैंने जेआरएफ किया और नेट का जो एग्जाम होता है, प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है हाँ नेट जी, का, हाँ जी, जी। उसमें मैंने इंडिया में 5वें स्थान पर वाह! अपना वर्चस्व कायम रखा और उसको जेआरएफ कहा जा सकता है। हाँ और जी। जेआरएफ तो वैसे 15 लोगों को जेआरएफ कहते हैं, लेकिन मेरा स्थान जो है वो 5वां है। ओके। तो एक तरीके से गोल्ड जेआरएफ हम कह सकते मतलब हैं। बहुत लोग पेपर देते हैं, उसमें से 15 सिलेक्ट होते हैं और आपका 5वां जो स्थान है। 15 सिलेक्ट होते हैं वो जेआरएफ कहलाते हैं, हाँ जी। हाईएस्ट 15। ओके। और उसके बाद जो सिलेक्ट होते हैं वो सब नेट कहलाते हैं। उसकी एक नियम होता है उनका हाँ कि जी, इतने जी, परसेंट जी। तक नेट होता है, ओके। तो वो फिर नेट के अंतर्गत आते हैं। तो मेरा जो है वो जेआरएफ भी है और 15 में से भी 5वां स्थान है। बहुत बढ़िया सर। तो ये है। और बाकी अब मैं वर्तमान में राजभाषा अधिकारी के तौर पर जी। बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली में। ओके। तो ये मेरी शिक्षा यात्रा से यहाँ तक की यात्रा रही। मतलब और साहित्य के लगाव की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, जी। तो साहित्य के लगाव के संदर्भ में ये है कि मेरा साहित्य लगाव एक्चुअली 5वीं क्लास से ही शुरू हो गया था। ओके। बिल्कुल प्राथमिक कक्षा से। बिल्कुल। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि मैं एक बहुत छोटी सी घटना, लेकिन इंसान के जीवन की छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। बहुत सीख भी मिलती है सर, प्लीज साझा करें सर। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने यहाँ भी मेरा वही सिद्धांत आ जाता है। मैंने आत्मनिर्भरता वाला, तो मेरे एक संगीत शिक्षक थे, तो मैंने कहा कि सर मैं एक 15 अगस्त पर एक गीत सुनाना चाहता हूँ जी। सबके सामने, मतलब जो प्रोग्राम होते थे हाँ जी, स्कूल हाँ में, जी। तो मैं सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं ऐसा सुनाना चाहता हूँ जो गीत कभी किसी ने ना गाया हो, ओके। सबसे पहले मैं ही गाऊं। उन्होंने जिद कहा जिद आपकी जिद यहाँ हाँ पे। तो सबसे पहले मैं ही गाऊं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो वही पूरा कर सकता है जो कवि हो, ठीक है, वो गीत लिखे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको गीत लिख कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दिया एक गीत लिख करके, मैंने उसको गाया और मैं बहुत खुश, मुझे प्राइज भी मिला। तो मैंने कहा कि वाह वाह सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये तो जी। बहुत अच्छी बात रही, मजा आ गया। तो अब क्या हुआ कि एक प्रोग्राम में मैं गया वहीं पर, हाँ जी। वहाँ एक और विद्यालय है, तो उस विद्यालय के बच्चे भी आए। अच्छा। तो वो गीत उस विद्यालय के एक बच्चे ने सुना दिया, वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, अच्छा। मेरे मित्र हैं, अब तो वो मेरे बहुत अच्छे। तो उन्होंने सुना दिया। तो वो वास्तव में कवि थे, तो उन्होंने गीत सुना दिया। वो उस समय 10वीं 12वीं में थे, तो उन्होंने वो गीत सुना दिया। तो मैंने कहा ये गीत तो मैंने सुनाया था। तो उन्होंने कहा ये गीत मैंने ही लिखा है। मैंने कहा आपने लिखा है? बोले हाँ, लेकिन मैंने तो कई जगह पढ़ा है, उन्होंने कहा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने सर से कहा, मैंने कहा कि सर ये गीत तो आप कह रहे थे मैंने लिखा है, और वो तो उन्होंने लिखा है, वो कह रहे हमने कई जगह पढ़ा है। तो बोले हाँ बच्चे, वो इसीलिए मैंने कह दिया था ताकि तुम उस गीत को गा सको, नहीं तो फिर तुम गाते नहीं। तो मुझे वो बड़ा बुरा लगा। मुझे लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं। तो मेरे मन में ये बात चुभ गई, और उसके बाद मैंने ये शपथ ली कि मैं जो भी पढ़ूंगा, जो भी गाऊंगा, अपना लिखा हुआ गाऊंगा। अच्छा। तो उसके बाद फिर 26 जनवरी आया। 26 जनवरी आया तो फिर मैंने खुद गीत लिखे। अब
अब तो मुझे पंक्तियां उसकी याद नहीं है, लेकिन वो गीत मैंने लिखे। अच्छा, मैं वो गीत तो नहीं पढ़ सका, मैं किसी तरह से वहां नहीं था, उपस्थित नहीं था, जी लेकिन मैंने किसी को दे दिए वो गीत। मैंने कहा तुम ये गीत गाना। तो उसने गाए, संगीत जो हमारे टीचर थे उन्होंने संगीत भी उसका तैयार करवा दिया, गाए उन्होंने। जी। और जब उन्होंने गाए तो उनको जो है प्रथम प्राइज, प्रथम पुरस्कार उसमें प्राप्त हुआ। अरे वाह। और जब उनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तो मेरे मन का उत्साह जो है कि मेरे को प्रथम कि ये पुरस्कार जो है मेरा लिखा मेरा हुआ लिखा है, हुआ है। ये मतलब उसको तो मिला ही हाँ उसके गायन पर, लेकिन मेरी योग्यता को मिला है। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं लिख सकता हूं। उसके बाद फिर मेरा लेखन शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों को, कई लोगों को मैं देता था जब कंपटीशंस में लोग जाते थे। जी फिर धीरे धीरे मैंने भी कंपटीशंस में जाना शुरू किया। मुझे भी पुरस्कार मिलने लगे, उसमें पुरस्कार मिलने लगे। तो हिंदी में अच्छा, जब साहित्य में लगाव रहा तो स्वाभाविक ही बात है कि हिंदी शब्दों का भी मतलब अब अगर साहित्य लिखना है हाँ जी। तो हिंदी शब्दों को भी खोजना पड़ेगा, हिंदी शब्दावली शब्दों को भी हाँ ढूंढना जी पड़ेगा। जी हिंदी शब्द हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये हिंदी शब्द है, उसको याद जी रखना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम साहित्य से लगाव रखते हैं तो हिंदी शब्दों से भी हाँ लगाव होगा, है ना। हाँ जी तो धीरे धीरे तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी मेरा चलता रहा। लेकिन अ, आगे ये क्वेश्चन उठेगा, इसीलिए इसकी चर्चा मैं अभी कर दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि एक कमी मैंने देखी है कि जी साहित्य में जो ऊंचाइयों पर उठ जाते हैं, ऊंचाइयों पर उठने के बाद वो अपनी पढ़ाई को कम कर देते हैं हम्म या पढ़ाई को ढीला कर देते हैं, जी शिक्षा को ढीला कर देते हैं, शिक्षा को कम कर देते हैं। ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा रोग है। अच्छा व्यक्ति को आपकी जब तक शिक्षा में आप अपना शिखर प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा में ऊंचाइयों पर नहीं जाएंगे, तब तक आपके साहित्य को कोई नहीं पूछेगा। हम्म आपका कहने का मतलब है कि जैसे अगर आप किसी भाषा में लिख रहे हैं, मान लो हिंदी में, तो जी, आप उसके अंदर आगे शिक्षा ग्रहण करें, बीए। आप उन्हें आगे नहीं, आप उसी में ही नहीं, आप अपनी शिक्षा को बनाए रखें, जारी अच्छा, रखें। साथ साइड बाय साइड हाँ हाँ, जी। साहित्य साइट की चीज है। ओके आप साहित्य में लिखें, आप साहित्य लिखें, कविताएं लिखें, आप कहानियां लिखें, आप हाँ, उपन्यास लिखें, जो लिखना है लिखें, लेकिन उसके पीछे आप शिक्षा को अपनी, अपनी प्रमुख शिक्षा को आप कंटिन्यू हाँ, रखें। वो हाँ जी कंटिन्यू रखें। ऐसा जी नहीं कि आप पता चला कि आप जी हाँ, 8वीं क्लास में और 10वीं क्लास में फेल हो गए, ठीक है। हम्म आपने फिर उसके बाद आपने कहा ठीक है, मैं तो एक बहुत बड़ा कवि हूँ, मुझे सम्मान मिल रहा है, नहीं मैं नहीं साहित्यकार हूँ, अब मुझे पढ़ाई करनी ही जी नहीं है, जी अब मैं इसी में कमाऊंगा, जी ठीक है। तो अगर कमाने और पेट भरने की का जरिया आपने साहित्य को बना लिया, तो हम्म फिर आप सही साहित्य से अपना मुख मोड़ लेंगे, फिर आप सही साहित्य की तरफ जा नहीं पाएंगे। जी आप बिल्कुल अपनी शिक्षा को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए अपनी शिक्षा को निरंतर रूप से बनाए रखें, अपनी शिक्षा में अपने शिखर की ओर बढ़ते रहें और फिर आप साहित्य की तरफ बढ़ें, तो आपके साहित्य से चार चांद लगेंगे। और चार चांद लगेगा और साथ साथ आप साहित्य में वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक ये मैसेज जो हमारे व्यूअर्स, जो अभी नवीन पीढ़ी है जो देख रहे हैं, जी तो प्लीज अपनी जो प्रमुख शिक्षा है उसको मना छोड़े और साइड बाय साइड आप अपने साहित्य को, अपने जी, वो लेखन आपका को बनाए शौक है, रखें। वो हाँ आपका शौक शौक है, है, उसको आप बढ़ाते रहिए। उसका जब वो बढ़ाते रहिए। परिपक्व हो जाएगा तो फिर अपने आप शिक्षा के साथ साथ आपका साहित्य परिपक्व खुद हो जाएगा। हाँ और जितने आप बढ़ते जाएंगे तो आपका साहित्य अपने आप परिपक्व होता जाएगा। जी बिल्कुल। तो सर बात करें हिंदी साहित्य की, तो जी ये तो अपने आप में एक समंदर है, जी ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके लिए, आपकी फेवरेट, आपका जो पसंदीदा हम बोले लेखन या जो वर्क है हिंदी में, किसको आप मतलब अपना आदर्श मानते हैं कि जिसने आपको दिया? देखिए, जो आजकल जो वर्तमान में मैं गीतों की बात करूं, जी वैसे तो बहुत सारे लेखक हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो गद्य साहित्य है जी उसमें मैं जो अ, अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि वो समाज के उस स्तर, उनका साहित्य समाज के उस स्तर तक पहुंचा है
जिस स्तर तक बहुत कम साहित्य, बहुत कम लोगों का साहित्य पहुंच पाता है, जी, उस स्तर तक पहुंचा है जहां जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके साहित्य को हम जब उठाते हैं, जब उनकी किताबें उठाते हैं, जी। तो उसमें कटी हुई सब्जी के कुछ रस और हुँ, कटी हुई सब्जी के कुछ टुकड़े जी, उनकी किताबों में लगे होते थे। अच्छा। तो जो साहित्य इतना प्रचलित हो गया हो कि व्यक्ति खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, किसी भी प्रकार से रहन-सहन में अपने रहते हुए भी पढ़ना चाहता हो, इतना लगाव हो गया हो जिसके साहित्य से, इसलिए ये लगाव का प्रतीक है जी, जी। कि किसी के साहित्य, किसी की किताबों में, लाइब्रेरी की किसी किताबों में, किसी लेखक की किताबों में सब्जी के टुकड़े लगे हाँ, मिलें, वो दिखाता है कि कितना कितना पढ़ा गया कितना है, पढ़ा गया है ये। हैं? और कितने लोगों के बीच पढ़ा हाँ गया। जी, ऐसे लोगों के बीच पढ़ा गया जो अनपढ़ थे। अच्छा, अब पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब अनपढ़ मतलब कम पढ़े कम लिखे, पढ़े-लिखे मतलब कम पढ़े लिखे साहित्य की कम थे। जानकारी जानते हैं। हाँ हाँ, जी, कम पढ़े लिखे, हाँ जी, लेकिन तब भी उन्होंने पढ़ा, जी, है ना? क्योंकि भाई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम ऐसा तो नहीं करेगा कि सब्जी के टुकड़े उसमें लगाएगा, हाँ जी, जी। हाथ धो के पढ़ेगा। ये एक अंडरस्टूड चीज है, जी, ठीक है? तो मतलब ऐसे व्यक्ति, मतलब या ऐसा लगाव, या मतलब इस तरह का लगाव कि व्यक्ति के मन में ठीक है किताब में लग जाए तो लग जाए, लेकिन थोड़ा-सा ये देख लें। हुँ, सोचिए ये कैसी भावना है? वो छोटा-छोटा वक़्त निकाल के ये पढ़ने किस वाली। तरह की भावना है? जी, ये जी, क्या प्रतीक है? ये इस चीज का प्रतीक है कि व्यक्ति को अगर 1 मिनट का भी समय मिलता था, जी, तो व्यक्ति उस साहित्य को पढ़ता था। जी। सर आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं सर, आप प्लीज़ नाम बता व्यक्ति दीजिए। व्यक्ति का जो है ऐसा लगाव था कि अगर सपने में देखता था, तो वो उनको देखता था। जी, जी, और वो साहित्य रहा है हमारे देश में मुंशी प्रेमचंद्र का गद्य साहित्य। जी, तो मैं सोच रहा था शायद तो ये होगा, आपने सही। मुंशी प्रेमचंद्र का जी, गद्य जी, साहित्य मैंने बहुत पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और कविताओं के क्षेत्र में जहाँ तक आदर्श की बात है, तो कविताओं के क्षेत्र में तो बहुत दिनकर जी हमारे बहुत अच्छे आदर्श रहे हैं। हुँ, रामधारी सिंह दिनकर दिनकर जी। यस। हैं, बहुत अच्छे आदर्श रहे हैं। जी, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा आजकल गीत, बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं। अ, वर्तमान साहित्य में अगर देखा जाए तो अभी जो गीतकार हमारे, अभी अब तो नहीं है खैर, वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, बहुत अच्छे गीतकार जी, रहे जी, हैं। जी, डॉक्टर कीर्ति काले भी आजकल बहुत अच्छा लिख रही हैं जी, वर्तमान गीत, वो बिल्कुल वर्तमान है, अभी हैं। तो अ, ऐसे कुछ गीतकार हैं जो गीत शैली में अगर देखा जाए, साहित्य की गीत शैली में, तो डॉक्टर जी, कुंवर बेचैन का नाम बहुत बड़ा नाम है आज। मतलब अभी जनवादी कविताओं के, अभी कुछ सालों के मतलब 2-3 1-2 साल पहले का जी, साहित्य, जी, 1-2 साल से तो वो हैं ही नहीं, 1-2 साल पहले तक वो थे। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर गोपाल दास नीरज, ये सब अच्छे नाम हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक रहे। जी, तो यही सब आदर्श हैं साहित्य के। जी। सर जैसे हम लेखन करते हैं, लोग लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, जी, तो एक एक तो इसका एक हम देखें कि जैसे ये आपने प्रोफ़ेशन बनाया है इसको, आपने आगे पढ़ाई करी इसके अंदर। बट निजी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि साहित्य, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, हमें एक इमोशनल लेवल पर और पर्सनल लेवल पे एक हमारी अलग कैरेक्टर और एक अलग हमारी पर्सनैलिटी को निखारता है। या फिर हमें बहुत कभी बुरे वक़्त में हमारा साथ देता है। जैसे मेरे को याद है बचपन में मैंने अपने हरिवंश राय बच्चन जी की अग्निपथ मैं सुनी थी। तो जी। कभी जब ज़िंदगी में बुरा टाइम आता था तो वो मैं उसको ईयरफ़ोन्स लगा के लत-पत, 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 अग्निपथ, अग्निपथ सुनता था। तो बड़ा एक मोटिवेशन मिलता था उस टाइम पे कि मतलब सँभाल लेता था मुझे, कुछ कविताएँ होती हैं ना जो आपको सँभाल लेती है। ऐसे सर आपकी निजी ज़िंदगी में साहित्य का एक क्या स्थान रहा कि जिसने आपको अच्छे वक़्त, बुरे वक़्त में एक आपकी पर्सनैलिटी को निखारा? देखिए, साहित्य युग परिवर्तन की हिम्मत रखता है। जी, साहित्य, कबीर का साहित्य
युग परिवर्तन करता है, जी तुलसी का साहित्य युग परिवर्तन करता है, जी अपने समय का युग, जी भक्ति उनके समय का जो युग था, भक्ति काल के। जी जो उनके समय का युग था, जी वो भक्ति काल तो साहित्य की दृष्टि से था। हम्म, बाकी जो उस समय अकबर का शासन था भारत और भी जो शासन जी थे, जी मुस्लिम शासन थे, तो उस समय जो जिस तरह की दरिद्रता, जिस तरह की स्थिति थी, जी उस समय की स्थिति का वर्णन तुलसी के साहित्य में मिलता है। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, जी बिल्कुल वो उस समय की परिस्थितियों का ग्रंथ भी है। जी तो हर एक साहित्य युग परिवर्तन करता है। और एक तरीके से मैं कहूं तो भगवान श्री कृष्ण की गीता वो भी साहित्य ही है, जी वो पूरा युग परिवर्तन कर देती है। तो साहित्य युग परिवर्तन करने की हिम्मत रखता है और साहित्य मानसिकता को भी परिवर्तित करने की हिम्मत रखता है। जी बिल्कुल। आप अगर साहित्य युग परिवर्तन तो तभी होगा ना जब मानसिकताएं परिवर्तित होंगी, बदलेगी, समाज की मानसिकता समाज की मानसिकताएं परिवर्तित जी होंगी। बिल्कुल जब समाज की मानसिकताएं परिवर्तित करने की हिम्मत रख सकता है तो व्यक्तिगत मानसिकताएं परिवर्तित करने की हिम्मत क्यों नहीं रख सकता? जी साहित्य व्यक्तिगत मानसिकताओं को, अगर हम साहित्य पढ़ते हैं जी तो हमारी मानसिकता परिवर्तित तो होगी होगी। हम साहित्य साहित्य दरअसल साहित्य समाज का दर्पण तो है ही, जी समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य व्यक्तिगत चेतना का भी दर्पण है। जी साहित्य हमारी व्यक्तिगत, हमारे अंदर जो हमारे मन का जो सागर है, जो उथल पुथल सागर में चल रही है, जी साहित्य उसे निकालकर बाहर रखता है। और जब उसे निकालकर बाहर रखता है और जब हम उसको पढ़ते हैं, जी इसीलिए वो हमारे मन को तुरंत हमारे मन में उतर जाता है। तो समाज साहित्य जैसे साहित्य जो लिखा जाता है वो केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे समाज क्योंकि मन तो सबका मन तो सबका वही है जी बिल्कुल ठीक है। मन की कल्पनाएं भी सबकी वैसी ही हैं, मन के सागर भी सबके वैसे ही हैं, प्रवृत्तियां भी लगभग मानव की वही हैं जी है ना। तो जब मानव की प्रवृत्तियां लगभग वही हैं जी तो जब एक प्रवृत्ति से, एक मन से, एक सागर से जब साहित्य कोई रत्न निकलता है जी तो वो दूसरे मन को, दूसरे सागर और दूसरी प्रवृत्ति को भी रोशन लाभान्वित करता है, रोशन करता है, प्रकाशित करता है। तो हम जब साहित्य को पढ़ते हैं तो हम उससे परिवर्तित हो जाते हैं, पूरी तरह जी बदल जाते हैं। जो साहित्य बदलना चाहता है वो साहित्य, क्योंकि शब्द जो चित्र होता है शब्द का, वो इतना ऐसा होता है कि वो सीधा वाणी का जो हथियार होता है वो सबसे नुकीला हथियार होता है जी बिल्कुल है ना। वैसे भी बातचीत के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वाणी जो है वो सबसे बड़ा बाण है जी है ना। शब्द तो शब्द बाण, तो शब्द बाण है, ये साहित्य शब्द बाण है। तो साहित्य जो कहना चाहता है वो हमारे दिल में तुरंत उतर जाता है जी और हम उससे परिवर्तित होते चले जाते हैं। जब पढ़ने वालों के साथ ऐसा होता है तो लिखने वालों के साथ तो होगा ही होगा। जहां से नदी निकल रही है, जहां से नदी निकल रही है वो तो जरूर परिवर्तित होगा। और ये बात वो तो परिवर्तित होगा ही होगा। नवीन पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि अगर आप लिखते हैं तो ये भगवान की एक तरीके से आप पे बहुत बड़ी कृपा है। और आप ये मत समझिए कि आप अपने लिए लिख रहे हैं, हो सकता है आपके शब्द कोई और पढ़े तो उसको एक तरीके से मान लो परिवर्तन होए, एक उसकी चेतना का विकास हो। ये बहुत बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही कि कभी भी व्यक्ति अपने लिए नहीं लिखता जी। हम जो भी लिखते हैं, माँ शारदे जो भी लिखवाती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम, कई बार तो मुझे ये पता ही नहीं चलता कि ये क्या लिख गया। जी बिल्कुल, ये होता है ना। लेकिन साहित्य की देवी माँ शारदे जो लिखवाती हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक होना होता है, इसलिए वो लिखता है, इसलिए हमारे मन से निकलता है। जी, हम निमित्त मात्र बन के उसके, और तब उस साहित्य को हम लिखते हैं जी। है ना। तो अब जब हम लिखते हैं तो फिर वो जब
माँ शारदे हमारे हृदय में विराजमान है जी। और जब हम खुद ही लिखने वाले हैं तो निश्चित रूप से हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, जी। है ना। तो जब हम कोई गलती नहीं कर सकते तो इस तरह साहित्य हमारे जीवन का एक तरीके से परिवर्तन करता है, क्योंकि हम जब लिखने वाले हैं, हम जब लिखते हैं हमारे अंदर से जब साहित्य निकलता है जी। तो फिर हमारे अंदर उसी तरह के विचार प्रकट होते हैं जी। और उसी तरह की भावनाएं हमारी बिल्कुल बदलती जाती हैं, भावनाएं शांत होती जाती हैं, प्रशांत होती जाती हैं, है ना। और भावनाएं जब शांत होती जाती हैं, विचार जब सदविचार बनते जाते हैं तो विचार ही तो सबसे बड़ा बीज है हमारे, बीज है किसी भी धर्म का, किसी भी युग का, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी विश्व का, क्रांति का, समूचे विश्व का विचार ही बीज है। जी जी, है ना। तो जब हमारा विचार ही शुद्ध हो गया तो फिर तो सब कुछ शुद्ध है। जी जी, बिल्कुल, फिर तो सब कुछ शुभ है। बहुत अच्छा सर। ये तो सर, जैसे हम देखते हैं आजकल कि हिंदी साहित्य हमारा अनमोल रत्न है, लेकिन आधुनिकता के दौर में हम देख रहे हैं कि जो लोग हिंदी भी लिखना चाहते हैं उनका एक अलग रुझाव है, मतलब वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश में लिखें, कि आजकल इंग्लिश चलता है, ऐसी मानसिकता बनती जा रही है, अंग्रेजी भाषा में लिखने का चलन आजकल प्रसिद्ध है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी हिंदी साहित्य हमेशा से एक अनमोल रत्न रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पुराना हो जाएगा, तो अभी क्या-क्या अवसर हैं आगे जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, जिनका रुझाव, रुचि हिंदी साहित्य के ओर है हमारे ऑडियंस में, तो ऐसा है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जिस घर में जन्मे हैं, जी, आप बताइए आपको अपने घर से क्या फायदे हैं? घर से सर फायदे सर, मतलब घर वाले हमारी, जब हम जहाँ पैदा होते हैं हमारे ख्याल रखते हैं, हमें संस्कार देते हैं, हमें बड़ा क्या करते घर हैं। से ज्यादा फायदे कहीं और मिल सकते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं सर। नहीं मिल सकते। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदी को छोड़ करके जिनका इंग्लिश की तरफ रुझान बढ़ रहा है, वो, मैं तो ये कहूंगा कि वो पूरी तरह भटक रहे हैं। जी, क्योंकि हिंदी को छोड़ करके, हिंदी को त्याग करके, और केवल भाषा के संदर्भ में नहीं, मैं किसी भी क्षेत्र में संस्कृति को छोड़कर, अपनी संस्कृति को त्याग करके, अपनी प्राचीनता को त्याग करके हम आधुनिकता को की तरफ, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, त्याग करके साथ लेके हम आधुनिकता की तरफ बढ़ें, हम अपनी संस्कृति को त्याग करके दूसरी संस्कृतियों की तरफ बढ़ें, हम अपनी भाषा को त्याग करके दूसरी भाषा की तरफ आकर्षित हों, इससे बड़ी भटकन हमारे जीवन में और कभी हो नहीं सकती। इससे बड़ा भ्रम हमारे जीवन में कभी हो नहीं सकता। और एक बात कहूं मैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी, अंग्रेजी जो है वो, इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों की मातृभाषा है। जी, हम चाहे जितनी इंग्लिश सीख लें, चाहे जितनी सीख लें, जी, लेकिन सच्चाई यही है कि इंग्लिश हमें नहीं आती है। ये बात तो है। आप चाहे जितने बड़े इंग्लिशमैन बन जाएं, लेकिन मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। जी, जी, और अंग्रेज चाहे जितनी हिंदी सीख लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनको हिंदी कभी नहीं आएगी और कभी नहीं आती है, क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा ही आती है। जी, ठीक है, अपनी मातृभाषा से दूर जाकर वो कहीं खुश रह ही नहीं सकता। जी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे देश में एक शब्द प्रचलित है, दुकान बढ़ाना। अगर हम किसी दुकान पर जाकर के कह दें, भैया दुकान बढ़ा, शाम को जाकर, भैया दुकान बढ़ा दी क्या, तो वो बड़ा खुश होकर कहेगा, हाँ हाँ भाई साहब बढ़ा दी, है ना। जी, दुकान बढ़ा दी। और
वैसे बढ़ाने का अर्थ क्या होता है? मतलब बढ़ाना, मतलब उसको अधिक मात्रा में उसकी मात्रा बढ़ाना, प्रगति करना है ना? तो अगर अब अंग्रेज से कहा जाए कि तुम इसका अनुवाद करो, दुकान बढ़ा दी, तो वो क्या अनुवाद करेगा? दुकान फैला दी, सड़क पे आगे निकाल ली। दुकान फैला दी या प्रगति कर ली दुकान की, जी, है ना? दुकान बढ़ा ली, साइज में बड़ी कर ली, साइज में बड़ी कर ली। जी जी, ठीक है, यही अनुवाद करेगा ना? जी जी बिल्कुल। लेकिन इसका जो वास्तविक अनुवाद है वो अंग्रेज नहीं कर पाएगा। दुकान बढ़ाने का अनुवाद है, दुकान बढ़ाने का जो अर्थ है, हम अर्थ कहेंगे, जो अर्थ है, मतलब दुकान बढ़ाने का इंग्लिश में जो अनुवाद करेगा अंग्रेज यही करेगा ना, लेकिन इंग्लिश में जो वास्तविक अनुवाद है वो नहीं कर पाएगा जी। जब क्योंकि दुकान बढ़ाने का सही अर्थ ही नहीं जानेगा वो भाव तो खाली हमें पता है ना, जिसके पीछे का भाव है ना जी। सही अर्थ, बिल्कुल सही अर्थ है दुकान बढ़ाने का दुकान बंद करना, है ना जी। लेकिन ये केवल हमारे देश में ही पता है, हिंदी वालों को ही पता है, और किसी को पता नहीं है ये जी जी। ये हिंदी वाले ही जानते हैं इसको, और हिंदी वाले जानते हैं। और अगर हिंदी दुकान वालों के पास तुम शाम को पहुंच जाओ और यार ये आप कहें कि भाई साहब दुकान बंद कर दी, तो वो चिढ़ जाएगा, है ना? और चिढ़ नहीं जाएगा मतलब वो चिढ़न दिखाएगा भी नहीं, लेकिन ऐसे हाँ हाँ कर दी। लेकिन आपको लगेगा कि ये हमने तो बड़ी सभ्यता से पूछा, भाई साहब दुकान बंद कर दी, लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा कि दुकान मतलब हाँ बंद कर दी, मतलब चिढ़न जैसा। तो आप सोचते रहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। समझ वही पाएगा जो हिंदी को गहराई से जानता होगा, जो अपनी मातृभाषा को गहराई से समझता होगा कि दुकान बंद करने का मतलब अशुभ होता है, और दुकान बढ़ाने का मतलब दुकानदार शुभ मानते हैं जी। तो ये जो भावात्मक अर्थ हैं, ये भावात्मक अर्थ हिंदी को मातृभाषा के रूप में जानने वाला व्यक्ति, जो मातृभाषा जिसकी है, वही समझ पाएगा, कोई अंग्रेज या कोई दूसरे भाषा का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जी। बिल्कुल यही हाल हमारा अंग्रेजी के संदर्भ में है। अंग्रेजी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ कुछ और है और हम किसी और अर्थ में जानते हैं जी। लेकिन अगर वास्तव में अंग्रेजों से पूछा जाए कि इसका क्या अर्थ है, तो वो आपको बताएंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है जी। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी आत्मा में जो भाषा बसी है जी, आप जिस भाषा में, जो भाषा आपकी आत्मा में रची बसी हुई है, वो आपकी मातृभाषा है और उसे ही आप जानते हैं। उससे अधिक आप कोई भाषा उतनी गहराई से नहीं जानते जी। तो आप दूसरी भाषा में अगर लिखेंगे अपनी भाषा को छोड़ करके, तो वो आपकी भटकन होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप ना लिखें, जी जी जी, आप लिखें, बड़े शौक से लिखें, अपनी मातृभाषा, लेकिन अपनी मातृभाषा में पहले पकड़ बनाएं जी जी। जब तक आप अपनी मातृभाषा में पकड़ नहीं बनाएंगे, तब तक आप दूसरी भाषा की तरफ बढ़ेंगे तो वो आपके सम्मान को खोएगी, आपके सम्मान को बढ़ाएगी कभी जी। ये आपने सम्मान की बात कही, जैसे अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा का कनेक्शन डायरेक्टली हमारी संस्कृति से है। मुझे याद है मैं 12वीं कक्षा में था, वहाँ पे एक स्टोरी के अंदर मैंने पढ़ा था जिसका मूल भाव निकला था कि जो भाषा है हमारी, वो किसी भी देश की स्वतंत्रता की चाबी होती है। मतलब वो एक ऐसा भाव बनाती है जो हमें एकजुट करती है। तो अगर हम, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर हम उससे अलग हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो हम एकजुटता की जो भाव है हमारा देश के प्रति, जो देशभक्ति है, उससे कहीं दूर हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे अब हिंदी है, हालांकि हमारे देश में 22 भाषाएं हैं जी, जो संवैधानिक भाषाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं जी जी, लेकिन 22 जो हैं वो भाषाएं हैं जो संवैधानिक हैं। तो वैसे तो 22 हैं, लेकिन हिंदी अधिकांश बोली जाने वाली भाषा है जी। बाहुल्य जो है वो हिंदी बोलने वालों का है ना। तो अब अगर हम हिंदी की दृष्टि से बात करें, तो हम अगर अपनी भाषा से अगर खो जाएंगे, तो जितने हम लोग हिंदी वाले हैं, अब हिंदी, क्योंकि हम हिंदी सबसे ज्यादा समझते हैं जी, है ना, हिंदी ही सबसे ज्यादा हम समझते हैं, हिंदी सबसे ज्यादा जानते हैं। हाँ जी, तो अगर हम किसी और भाषा में बात करेंगे और दूसरा व्यक्ति अगर हिंदी में बात करना चाहेगा, उससे हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके प्रति जो लगाव है उसका वो कम होता जाएगा कि यार ये तो इंग्लिश वाला है, ठीक है ना।
और इसीलिए केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच नहीं, जी, संस्थाओं के साथ भी यही है। जो संस्थाएं, अब संस्थाएं तो पूरे देश में खुली होती हैं, कोई भी संस्था हो पूरे हाँ जी, देश में उसकी शाखाएं होती हाँ हैं। जी, लेकिन जहां जो भाषा होती है, संस्थाओं का ये नियम होता है कि आप उसी भाषा में अपने कार्य करें। आप उसी भाषा, जैसे अगर हिंदी क्षेत्र में कोई संस्था है जी, तो वो कहेगी कि आप हिंदी में ही अधिकांश कार्य करें, है ना। यदि वो गुजरात में है तो वो कहेगी गुजराती हिंदी में में करें। जी, जी, अधिकांश कार्य करें। पहले गुजराती करें, उसके बाद हिंदी करें, उसके बाद फिर इंग्लिश को सबसे लास्ट में रखेगी, है ना। क्योंकि इंग्लिश वाले आजकल शौकिये हमारे देश में बहुत हो गए हैं, ठीक है। ये सही कहा सर आपने। तो इंग्लिश को भी रखेगी। तो लेकिन सबसे पहले मातृभाषा को वो रखती है। मातृभाषा अधिकांश हिंदी है। हिंदी हमारे पूरे देश की भाषा लगभग है। और कुछ मातृभाषाएं जैसे तमिलनाडु की जो है वो आंध्रा है जी, ना, तमिल है, तमिल तमिल, भाषा है। जी, आंध्र प्रदेश की जो है वो आंध्रा है ना। तो इस तरह से जो जहाँ की मातृभाषाएं हैं, वहाँ की मातृभाषाओं को वो आगे रखती है। और यही व्यक्तियों के संदर्भ में भी है और यही किसी भी संस्था के संदर्भ में भी है जी। कि अपनी मातृभाषाओं को, मातृभाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से लगाव को बढ़ा सकते हैं। ऑडियंस की बात मतलब मेन पॉइंट ये है कि अगर आपका इंग्लिश की तरफ भी रुझाव है, तो जैसे सर ने वर्ड यूज़ किया त्याग, तो आप अपनी मातृभाषा अगर आपकी हिंदी है, तो उसको त्याग के ना चले। आप उसको सीखें, उसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप उन चीज़ों को अपनी अंग्रेज़ी की साहित्य और अपने लेखन में वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो बिल्कुल, आप अपने साहित्य को साथ लेकर चलें, अपनी भाषा को साथ लेकर चलें और फिर उस भाषा को सीखें, ताकि उस भाषा को आप कुछ दे सकें। जी, आप जब किसी भाषा को, एक बात और कि आप जब किसी भाषा को सीखेंगे, अर्थात सीखना अर्थात अपनी दूसरी भाषा में जाना। जी, आप जब दूसरी भाषा में जाएँगे तो वो भाषा आपसे पूछेगी कि आप क्या लेकर आए हैं? हुँ, तो आप तो सब यहीं त्याग कर चले जा रहे हैं, जी। आप तो खाली हाथ जाएँगे, तो आप तो उसको कुछ नहीं दे पाएँगे। हुँ, तो फिर जब आप उसको कुछ नहीं दे पाएँगे तो फिर वो आपको हटा देगी, अपने आप से जी। दूर कर देगी, है ना? यही यही भावना, इस तरह की आप प्रवृत्ति रखें अपने दिल में यही कि यही आप खाली हाथ कभी ना जाएँ। जी, जी, आप अपनी भाषा को साथ लेकर जाएँ, अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाएँ, अपने विकास को, अपने मातृभाषा के विकास को, अपनी मातृ संस्कृति के विकास को, अपनी पारिवारिक भावनाओं के विकास जी, को लेकर जाएँ। उसको जब आप लेकर जाएँगे तो आपके पास एक समृद्ध ज्ञान होगा जी। और वो समृद्ध ज्ञान जब आप दूसरी भाषा को देंगे या दूसरी संस्कृति को देंगे, तो वो संस्कृति भी आपको कुछ ना कुछ देगी। बहुत अच्छा सर। सर बात करते हैं अगर हम साहित्य की बात करें तो मंचीय साहित्य और हमारा जो पुस्तकी किताबी साहित्य है, तो उनका डेफ़िनिटली एक अलग-अलग अनोखा स्थान है अपनी जगह पे। बट आजकल के दौर पे अगर हम समझे कि मंचीय साहित्य साहित्य और किताबी साहित्य को लेके, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आजकल इनका कैसे हम इनको देखें आज के नज़रिए में? देखिए, मंचीय साहित्य जो है वो, मैं कहूँ कि व्यापारियों का साहित्य है। अच्छा, व्यापारियों का साहित्य मतलब खाने कमाने वालों का साहित्य है, जी। पेट भरने वालों का साहित्य है। हुँ, लेकिन और आजकल मंचों पर ज़्यादातर चल भी वही रहा है। हुँ, लेकिन जो किताबी साहित्य होता है, वो एक गहराई हुँ, जिस साहित्य में होती है, जो साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य अर्थात हित के साथ, जी। सभी के हितों के साथ, सबको साथ लेके, जी। सबको साथ लेकर के जो चलता है, वो साहित्य है। और ये सिद्धांत, इस तरह के सिद्धांत का जो साहित्य है, और साहित्य के साथ जो एक साहित्य का सम्मान साहित्य को ये मिलता है कि साहित्य ऐसा होना चाहिए, जो आप श्रृंगार लिखें तो आपका श्रृंगार आपके माता-पिता के सामने भी पढ़ा जा सके। जी।
मर्यादा के अंदर। जी। जो साहित्य की मर्यादा है, नंदुलारे वाजपेयी जी, सॉरी, वेद जी। व्रत वाजपेयी जी कहते हैं साहित्य मर रहा है। तो वो मंचीय साहित्य के संदर्भ में ही कहते हैं, मंचीय साहित्य के संदर्भ में ही उनका इशारा है ओके। कि साहित्य मर रहा है, क्योंकि वहां साहित्य नहीं है। मंचों पर साहित्य है ही नहीं। मंचों पर तो बस लाइन जोड़ करके लोग आजकल काम चला रहे हैं, और वो लाइन जोड़ करके मैं एक बात बता दूं, मंच पर दो व्यक्ति चले जाएं, एक अपना सही साहित्य पढ़ने वाला हो और एक चुटकुले पढ़ने वाला हो। तो चुटकुले पढ़ने वाला, अच्छा आजकल मांग भी ऐसे ही लोगों की हो रही है, वही सर, डिमांड एंड सप्लाई है ना। चुटकुले पढ़ने वाला हो तो नीचे की जनता जो है जब दोनों का साहित्य सुनेगी तो वो कहेगी हाँ ये बहुत अच्छा साहित्यकार है, क्योंकि सर चेतना का स्तर जैसे होगा वही पसंद आएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम आज भी ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे साहित्य, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो इस तरह का साहित्य लिख रहे हैं। वो केवल मंचीय साहित्य ही नहीं लिख रहे हैं। और देखिए, श्रोताओं के संदर्भ में जहां तक मैं बात करूं, श्रोता हम जैसे चाहते हैं वैसे हम बना सकते हैं जी। श्रोताओं का निर्माण हम खुद करते हैं जी। श्रोता हम खुद बनाते हैं, श्रोता कभी नहीं होते। श्रोता आप जैसे चाहेंगे आप अपने संदर्भ में वैसे श्रोता बना लेंगे जी। ये आपने अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी जो हम चाहते हैं, हमारी जो एबिलिटी है जी, हमारी जो सोच है जी, जो साहित्य लेखन की हमारी प्रवृत्ति है, हम श्रोता भी वैसे तैयार कर लेंगे जी। ये हमारी हिम्मत होनी चाहिए साहित्य में। ऐसा नहीं है दिनकर का साहित्य, लोग कहते हैं कि आजकल कोई कविताएं सुनता नहीं। जयशंकर प्रसाद जी के जो कामायनी जैसे महाकाव्य जी, हाँ, पहले जो है लोग सुनते थे जी, बड़े शौक से सुनते थे। दिनकर जी का साहित्य बड़े शौक से सुनते थे। तो आजकल के लोग जो कहते हैं कि आजकल के लोग तो जो है साहित्य सुनते नहीं, आप सुनाओगे तभी तो सुनेंगे जी। आप सुनाइए, लोगों आप में सुनाने की हिम्मत होनी चाहिए। लोग क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे आप इसका कैसे अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको ज्ञात भी नहीं है, हमारे उनको तो पता ही नहीं है जब तक सामने आप क्या परोसने वाले हैं जी। बिल्कुल। तो आप क्या परोस रहे हैं, आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हिम्मत है जी, वो थोड़ी जानते हैं जी। उनको तो आप दिखाएंगे। बिल्कुल। जब आप दिखाएंगे तो दूसरी बार से जब आप वहां पहुंचेंगे तो लोग आपके मन आपके बारे में यही भाव रखेंगे, यही सम्मान रखेंगे, यही मान्यता रखेंगे कि ये व्यक्ति इस तरह के हैं जी। तो अपने श्रोता आप खुद तैयार करते हैं जी। और सर ये भी है कि अगर हम अपने जैसे जो हमारा किताबी साहित्य है, अगर उसको नींव रखकर अगर हम मंचीय साहित्य की ओर बढ़े तो मुझे लगता है उसमें निखार आ सकता है, बिल्कुल निखार आ सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि किताबी साहित्य और मंचीय साहित्य में कोई अंतर जी नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल। जबकि आजकल दिखता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। मंचीय साहित्य, मैं सच बताऊं, मैंने आज तक कभी मंचीय साहित्य लिखा नहीं। अच्छा। मैंने जितना भी साहित्य लिखा, कभी ये सोचकर नहीं लिखा कि मंचीय साहित्य, ये मंचीय साहित्य है, इसको बस ऐसे ही निकाल देंगे। इसके पीछे एक कारण और रहा है। मैं खुद लेखक हूं इसलिए इसको बता रहा हूं। हाँ जी, प्लीज। हमने कभी जनता को हल्के में नहीं लिया जी। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे सामने वाला श्रोता जो है वो ऐसा ही है, उसको हम जो भी सुना देंगे वो सुन लेगा। हमने अपने सामने वाले श्रोता को बहुत योग्य समझा, बहुत ज्ञानवान समझा। हमने अपने श्रोता को ये समझा कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा श्रोता हमसे ज्यादा जानता है जी। और जो व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्ति रखता है वो कभी इस तरह का मंचीय साहित्य जो है, जिसको आजकल का मैं मंचीय साहित्य भी नहीं कहूंगा, मैं तो बड़ा मतलब एक हल्का साहित्य या कुछ इस तरह के वो साहित्य वो व्यक्ति कभी नहीं लिखेगा
जो अपने श्रोता को खुद के श्रोता को योग्य समझेगा, जो अपने श्रोता को बहुत ज्ञानवान समझेगा, श्रोता का सम्मान करना, इसको श्रोता का सम्मान। जब तक आप श्रोता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने दिल में अपने श्रोता का सम्मान नहीं रखेंगे, तब तक आप सही साहित्य नहीं लिख पाएंगे। आप अपने श्रोता का सम्मान अपने दिल में रखिए। आप ये मानिए कि आपका जो सुनने वाला श्रोता है वो आपसे ज्यादा ज्ञानवान है, वो आपसे ज्यादा योग्य है, वो आपके साहित्य के प्रति लगाव रखता है। तो जब आप इस तरह की भावना रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छा श्रोता के सामने परोसने की हिम्मत कर पाएंगे, आप अच्छे से अच्छा परोस पाएंगे श्रोता के सामने, और अच्छा से अच्छा श्रोता के लिए तैयार कर पाएंगे। अपने श्रोता को कम समझने वाला साहित्यकार कभी भी अच्छा साहित्य नहीं लिख सकता। जी सर, और ये आपने सर बहुत अच्छा बताया कि मतलब हमें अपने जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारी लेखन को पढ़ रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट देना है उनको, ताकि उससे हमारा भी लेखन का स्तर उठेगा। बिल्कुल, हम हमेशा चाहेंगे कि हम कुछ ना कुछ अच्छा दें उनको। बिल्कुल जी। सर, बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत नवीन पीढ़ी के युवा लोग जिनको कहते हैं यंग पेन्स रेडी हैं, आपको सुन रहे हैं, तो सर एक 15 साल की जो अवस्था में है, जो अभी नई अवस्था में है, 10वीं का जो बालक जिसके लिखने का रुझाव है हिंदी साहित्य में, एक उनको क्या सर आप टिप्स देना चाहेंगे? और एक जो जिनका पैशन है लिखना, बट अब उनकी जॉब शुरू हो गई है, 24-25 साल के हो गए, लेकिन वो अपने इस शौक को, जैसे आपने बताया, रोजी रोटी के लिए नहीं, शौक को, निजी शौक को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कैसे वो अपनी वृद्धि करे इस हिंदी साहित्य के और अपनी लेखन को एक चार चांद लगवाए? मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्य आपके मन का एक उद्वेलन है। जी। साहित्य आपकी मन की शांति के लिए आपके मन के द्वारा निकलने वाला एक रत्न है। जी। इस रत्न में आप कैरियर को कैसे देखते हैं? ये रत्न आपका कैरियर बनाएगा, क्या कैरियर बनाएगा, इसके पीछे आपकी भावना क्या है? क्या आप कैरियर का अर्थ खाने कमाने से मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि साहित्य से हमें मंच कब प्राप्त होंगे? फिर कब हमें उसमें जो बड़े बड़े लिफाफे लोगों को, आजकल के साहित्यकारों को जो मंचीय लोगों को मिलते हैं, वो कब मिलेंगे? क्या इसको आप कैरियर समझते हैं? अगर इसको आप कैरियर समझते हैं तो ये आपकी सही दिशा नहीं है। आपको साहित्य अपने मन की शांति के लिए लिखना है। आपको साहित्य अपने मन के उद्वेलन को कागज पर उतारने के लिए लिखना है। क्योंकि वो उद्वेलन, मन का जो उद्वेलन है, मन का जो सागर है, उससे जो रत्न निकलकर कागज पर आएगा, वो फिर जिन लोगों को प्रभावित करेगा, उससे जो आपको सम्मान मिलेगा, वो सम्मान ही आपका सबसे बड़ा कैरियर है। उसमें आपको क्या मिलता है, यही इसीलिए मैंने कहा कि आप शिक्षा को कम करके साहित्य की ऊंचाइयों पर मत जाइए, क्योंकि उससे आप फिर आप खाने कमाने में लग जाएंगे। साहित्य को खाने कमाने का जरिया कभी ना रखें। खाने कमाने के लिए आप अच्छी सर्विस करें, अच्छा आप जो है शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा प्राप्त करके आप अच्छी जॉब पाएं, और साहित्य के जो सम्मान हैं वो आपकी जॉब में सहयोगी बनेंगे। ये आपके साहित्य से सहयोग मिलेगा, यही आपका कैरियर है। और ये 15 साल के लोग जो लिख रहे हैं, उनका जो कैरियर है वो यही है कि वो एक अच्छे साहित्य की तरफ बढ़ें, और उनको मंच मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर कभी चिंतन न करें, क्योंकि इस पर यदि चिंतन करेंगे
तो वो सही साहित्य लिख नहीं पाएंगे, जी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी को मंच मिल जाए। जी, सभी बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अच्छे लेखक हैं उनको मंच मिल ही जाए। जी, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा लिख रहे हैं लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहे हैं। तो आदमी मंच के लिए नहीं लिखता, खाने कमाने के लिए साहित्य को नहीं लिखा जाना चाहिए। जो सही साहित्यकार है वो अपने सम्मान के लिए, आप अगर कहीं भी साहित्य की प्रतियोगिता में बैठेंगे, कहीं भी किसी कंपटीशन में बैठेंगे या कहीं भी अपने साहित्य को पढ़ेंगे, जी, वहां से जो आपको सम्मान मिलेगा वो किसी भी बड़े मंच से बहुत बड़ा होगा। जी, और वो जो आपकी शिक्षा से प्राप्त जो आपकी जो सर्विस है, जो आपकी नौकरी है, जी, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग करेगा। जी, कोई भी गोल्ड मेडल है, कोई भी, जैसे अब मैं तो 12वीं क्लास में हिंदी एकेडमी ने मुझे गोल्ड मेडलिस्ट किया था। ओके, तो मैंने ये सोचा थोड़ी था कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट किया जाएगा। मैं तो कुछ नहीं सोचा, मैं तो वास्तव में मैं बताऊं कि मैं 12वीं क्लास में था, मुझे तो किसी ने कहा कि जी वहाँ एक प्रतियोगिता हो रही है, पूरी इंडिया से कवि आ रहे हैं, आप भी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ। लोगों ने कहा नहीं नहीं, चलो चलो चलो। उस समय एक्चुअली संसद में एक घटना हुई थी। संसद में वो हुआ था, संसद पर हमला हुआ था ओके, हाँ जी, सन हाँ जी, 2001 में। 2001 में, जी, तो उस समय लोगों ने कहा कि चलो 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 चलो, एक प्रतियोगिता हो रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा आलसी किस्म का रहा हूँ। जी सर, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा चलो, तो मैं ऐसे ही चल पड़ा। तो मैं जब पहुंचा तो वहां सारी प्रतियोगिता लगभग खत्म हो गई थी। अच्छा, हिंदी एकेडमी की जो सचिव थे जी, वो जी, बोले, अरे आप अभी आए हैं, आप तो प्रतियोगिता खत्म हो गई है, चलो सुना दो। मैंने कहा चलो सुन लो। मैंने भी ऐसी मैंने सुना दिया तो बस वो चारों तरफ तालियां शुरू हो गई, और मतलब ये हो गया, मतलब उसके बाद फिर जो है, फिर मुझे तो लग नहीं रहा था कि कोई इनाम मिलेगा। मैंने कहा मैं तो ऐसे सुना के जा रहा हूँ। लास्ट मोमेंट एंट्री सर आपकी फिफ्थ बाद क्लास में फिर बाद में फिर मेरे पास जो है फोन आया है, बोले जी आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अरे, और सच बताऊं, ये गोल्ड मेडल उन्होंने मेरा साहित्य सुनने के बाद ही गोल्ड मेडल का जो नियम है वो बनाया। उस समय तक, जब तक मैं नहीं पहुंचा था, तब तक कोई गोल्ड मेडल का वो नहीं था। तब तक केवल फर्स्ट प्राइज तक ही था। ओके, केवल फर्स्ट प्राइज मिलना था लोगों को। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और सांत्वना पुरस्कार, काउंसलेशन, जी, काउंसलेशन। जी, ठीक है, यही तक था। गोल्ड मेडल का कोई वहां उद्देश्य नहीं था लोगों का। मतलब गोल्ड मेडल का कोई वो नहीं था किसी प्रकार का कि किसी को गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। और गोल्ड मेडल वहां किसी ने कोई गोल्ड मेडल के सिद्धांत की स्थापना भी किसी ने नहीं की थी, मतलब वहां पर। तो जब मैं पहुंचा तो अब हालांकि घोषणा तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज तो तय ही कर लिए होंगे, जी, है ना, क्योंकि सारी प्रतियोगिता खत्म हो गई थी। जी, अब जब मेरा साहित्य सुना तो बोले कि अब इनको क्या किया जाए भाई। ये ये तो सेकंड लायक भी नहीं है, फर्स्ट लायक फर्स्ट से भी नहीं, ऊपर, ये तो फर्स्ट से भी ऊपर है। तब फिर उन्होंने वहीं पर, क्योंकि अच्छी टीम थी वो, जी, लगभग 2-3, मतलब अच्छी टीम, मतलब बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें, हाँ जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी थे अच्छा, हिंदी एकेडमी के, और सचिव भी थे। तो मतलब सारे लोग थे बड़े बड़े। जी, तो वहीं पर उन्होंने निर्णय ले लिया कि कोई बात नहीं, एक गोल्ड मेडल का भी वो रखते हैं। जी, तो ये जो गोल्ड मेडल का है ये इन्हीं को देते हैं। जी, तो फिर मेरे पास फोन आया, बोले जी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैंने कहा गोल्ड मेडलिस्ट? मैंने कहा उसमें तो गोल्ड मेडल का था ही कोई नहीं, था ही नहीं। बोले नहीं नहीं, वो हमने बाद में बनाया, आपकी रचना सुन करके वाह, हमने गोल्ड मेडल का एक पुरस्कार भी बनाया आपकी रचना को देने के लिए, और वो सिर्फ आपकी रचना को ही प्राप्त हो सकता है। जी, तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम्म, मैं गीत गजल के क्षेत्र में 12वीं क्लास में ही मुझे हिंदी एकेडमी से गोल्ड मेडलिस्ट किया गया था। वाह, सर ये मतलब तो ये है, तो ये तो इस जी, तरह का, अब ये मैंने सोचा नहीं था कि ये होगा, हाँ, मतलब यही है कि जब है ना। आप नहीं सोचते तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हाँ, जब हैं, आप नहीं सोचते तो फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये 15 साल
से जो साहित्य लिख जी, रहे हैं जी। 15 साल के लोगों के लिए, ये उनके लिए है। और 25 साल के जो जॉब के साथ साथ साहित्य की बात, उनके साथ भी यही है कि वो अपने जॉब के साथ साथ अपनी नौकरी के साथ साथ साहित्य को जिए। देखिए, साहित्य को लिखा नहीं जाता, साहित्य को जिया जाता है। और जो साहित्य को जीता है वही अपने हृदय से सच्चा साहित्य निकाल सकता है, नहीं तो वो सच्चा साहित्य नहीं निकाल पाएगा। साहित्य को लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहित्य को जीना। अर्थात आप जो लिख रहे हैं, क्या वास्तव में आप वैसे हैं? और वो आप अगर एकता पर साहित्य लिख रहे हैं, आप अगर साहित्य में ये सिद्धांत दे रहे हैं कि एक रहिए, तो क्या आप एकता की भावना रखते हैं? यदि आप साहित्य में ये सिद्धांत दे रहे हैं कि आप अछूत की भावना दूर कीजिए, छूत-छात की भावना दूर कीजिए, तो क्या आप इससे अलग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही इस भावना से ग्रसित हों? ये तो है सर। यदि आप ग्रसित होंगे तो आप झूठा साहित्य दे रहे हैं लोगों को। और परिवर्तन भी नहीं आएगा जो पढ़ रहे हैं। और उससे परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन से वो चीज निकल नहीं पाएगी। वो भाव ट्रांसफर नहीं वो हो पाएगा। भाव आप नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, वो आप भाव लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे जब तक आप खुद वैसे नहीं होंगे, तब तक। लेकिन इसलिए लिखने से पहले आप पहले वैसे बनिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जो 25 साल के लोग हैं वो भी साहित्य अपने साथ साथ, नौकरी के साथ साथ साहित्य लिखें, उनका भी बहुत अच्छा कैरियर है। वो अपने नौकरी के और ऊपर पदों पर, प्रमोशन वगैरह पर बहुत सारे, कम से कम एकेडमिक लेवल पर तो बहुत सहयोग मिलता है साहित्य से। साहित्य सम्मान जो आप प्राप्त करते हैं, हाँ जी सर, है ना, तो इनसे बहुत सहयोग मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर साहित्य लिखे। आत्मनिर्भर होकर साहित्य लिखने का मतलब ये कि वो साहित्य लिखे जो आपके दिल से निकले। आप किसी को आदर्श मानते तो हैं, अभी पहले प्रश्न पूछा था आपने कि आप आदर्श किसको मानते हैं। आदर्श मैं मानता हूं, लेकिन आदर्श मानने का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल वैसा ही साहित्य लिखने की कोशिश करें। जी, जैसा वो लिखते हैं हम वैसा ही लिखेंगे, जैसे जिस तरह से वो करते हैं। आपके मन में जो आता है आप वो लिखिए। आप प्रेरणा ले सकते हैं, आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। जी हाँ, फिर वो आपकी ओरिजिनलिटी। आप हरिओम, मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। आप शुरुआत में तो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, सीखने के लिए, छंद वगैरह सीखने के लिए, विधान सीखने के लिए। शुरुआत में उसकी मतलब उसको कॉपी कर सकते हैं। उसको कॉपी मतलब उसकी जैसा लिख रखते हैं। जैसे हरिओम पवार जी को मैं अपना वीर रस का आदर्श मानता हूँ, तो डॉक्टर हरिओम पवार जी के रस में मैंने मतलब उसमें मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। ओके, अच्छा, आजकल लोग मुझसे मतलब अब जब मैं लिखता हूं तो मैं गीत गजल वगैरह लिखता हूं, लोग ये कहते हैं कि आप पूरी तरह हरिओम पवार लगते हैं। आप जो है आप उसी रस में लिखिए, आप वैसे ही लिखिए, उसी तरीके का लिखिए। लेकिन मैं कहता हूं क्यों? आप, मेरी पहचान हरिओम पवार जी के रूप में क्यों? मेरी पहचान मेरे रूप में अनुराग पाठक प्रबल के रूप में होनी चाहिए। अपनी खुद की पहचान बनाना, ये अपनी खुद की पहचान है जी। और जो मेरी वो पहचान होगी, जो मेरी ये पहचान है अनुराग पाठक प्रबल की पहचान, ये पहचान हमारी महत्वपूर्ण है। इस रूप में हम साहित्यकार के रूप में उभरेंगे। हम हरिओम पवार जी हमारे आदर्श हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं के स्वर में गा करके, उन्हीं के तरीके का लिख करके हम कब तक उनके उन पर चलते रहेंगे? पद चिन्हों पर आप चलिए, लेकिन पद चिन्हों पर चलने के साथ साथ आप कुछ दिनों में अपनी पहचान स्थापित कीजिए। आपकी क्या पहचान है? जैसे बच्चे को माँ थोड़ा थोड़ा चलाती है, हाँ, खुद बिल्कुल बिल्कुल, माँ कुछ दिनों तक उंगली पकड़ के चलाती है, उसी प्रकार से आदर्श आपको कुछ दिनों तक उंगली पकड़ के चला सकता है, लेकिन आप हमेशा ही उसकी उंगली पकड़े रहेंगे तो फिर वो आपको छोड़ना शुरू कर देगा। आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। आप अपनी पहचान बनाइए, और अपनी पहचान जब आप बनाएंगे तो आप उस आदर्श से आगे भी निकलने की हिम्मत रखते हैं। जी सर, कभी कभार हमको ये भी समझना पड़ता है कि अगर हमें अच्छा लिखना है तो हमें पढ़ना भी बहुत पड़ेगा। जैसे कई
ये मेरा खुद का निजी अनुभव भी है कि जब हम नया-नया लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखने पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जबकि हम पढ़ते कम हैं। बट अगर हमें अपना लेखन निखारना है, तो मुझे लगता है कि हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। क्या कहते हैं सर इस बारे में आप? देखिए, जो मैंने जब से बिल्कुल जो वास्तविक साहित्य है, वैसे तो मैंने बहुत पहले से मैंने बताया कि मैं लिख रहा हूँ। जी, लेकिन जो एक सही साहित्य है, उसकी ओर कदम बढ़ाने से पहले मैंने कई लोगों को मंचों पर सुना, जी, मंचों से नीचे बैठ कर के, बहुत लोगों को सुना। अभी उस समय वो मंचीय कविताएँ नहीं हुआ करती थीं, उस हुँ, समय हुँ, बहुत अच्छा साहित्य था। हुँ, हुँ, ओम प्रकाश आदित्य जी के रूप में जी, डॉक्टर कीर्ति काले जी का नाम मैंने लिया ही है, हुँ, डॉक्टर सरिता शर्मा, है ना? और डॉक्टर कुंवर बेचैन, जी, हरिओम पमार जो वीर रस का आदर्श मैं जिनको मानता हूँ अपना। तो ऐसे लोगों को मैंने पहले मंच के नीचे बैठ कर के सुना और जो पढ़ने वाली किताबें हैं उनको पढ़ा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं साहित्य को, जब तक आप सुनेंगे नहीं साहित्य को, तब तक आप सही साहित्य लिख ही नहीं सकते। आप यदि पहले से लेखन शुरू कर देंगे, आप बिना पढ़े ही लिखना शुरू कर देंगे, बिना सुने ही लिखना शुरू, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा ना कि आप हुँ, भई आप किसी भी आप जब किसी भी प्रकार का जब आप किसी का टेस्ट आप तभी ले जी, पाएँगे, जी, ठीक है? आप किसी का स्वाद तभी जानेंगे जब आप पहले पढ़ेंगे उसको, पहले चखेंगे। चखेंगे उसको, जी, ठीक है? तो आप जब पढ़ेंगे, आप जब सुनेंगे, जी, तो आपको ये लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के शब्द मन को कचोटते हैं, जी, किस तरह के शब्द मन में उतरते हैं, जी, किस तरह की शब्दावली मन के अंदर तक पहुँचती है, जी, किस तरह की शब्दावली आँखों को रुलाती है, किस तरह की शब्दावली मन को हँसाती है, किस तरह की शब्दावली उत्साहित करती है। जी, एक-एक चीज़ को आप समझेंगे। जब आपके मन में स्वयं वो चीज़ हो जाएगी, तभी आप दूसरों के मन में वो चीज़ करने की हिम्मत जुटा पाएँगे। जी, आपको पता चलेगा कि कैसे मन में व्यक्ति के साहित्य परिवर्तन करता है। जब तक आपके मन में साहित्य किसी का परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक आप अपने साहित्य से दूसरों को परिवर्तित कैसे कर जी, पाएँगे? तो सबसे पहले सुनना और साहित्य को लगातार सुनना और उसको पढ़ना सीखना चाहिए। मैंने लाल किले के बहुत सारे हम लोग कवि सम्मेलन किया हुँ, सुनने मतलब हुँ, सुना करते थे जी, जाकर के और जी, रात-रात भर बैठा करते थे। जी, गोविंद व्यास जैसे बड़े-बड़े कवि, जी, डॉक्टर गोपाल दास जैसे नीरज जी जैसे कवि, ऐसे रचनाकारों को हमने सुना पहले और पढ़ा भी। जी, तो उनका साहित्य किस तरह से मन में एक अ, मन की जो मन के अंदर का जो कोना-कोना है, हुँ, उसको कैसे उद्वेलित करता है। जी, जब हमने ये जाना, तब फिर हमने दूसरों के मन को उद्वेलित करने वाला साहित्य लिखने की जो प्रक्रिया है, वो शुरू जी, की और फिर हमने वो तरीका समझा और उस तरीके पर हम खरे उतर पाए आज। जी। सर, अब बात अगर पढ़ने की हम कर रहे हैं, पढ़ने की, सुनने की, तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे सोर्सेज़? जैसे एक प्रतिलिपि ऐप हो गई या जिससे वो पढ़ सकते हैं या कोई 3 मुख्य रचनाएँ या लेखन जो जो स्टार्ट कर रहा है बंदा अभी हिंदी साहित्य से, वो उसको मतलब स्टार्ट करने के लिए क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे? सर प्लीज़। देखिए, सबसे पहली तो बात तो मैं यही कहूँगा कि आप तुलसी का रामचरितमानस पढ़ें। जी। इससे आपका धार्मिक ज्ञान भी होगा हुँ, और आप आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। आध्यात्मिक उन्नति भी जी होगी। होगी जी, और आपका जो है साहित्यिक ज्ञान भी होगा जी, क्योंकि उसमें हर प्रकार के छंद हैं, जी, हर प्रकार की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, जी, लेकिन हर प्रकार की जो छंदावली है जी, वो है उसमें। तो और शब्द उसमें बहुत अच्छे-अच्छे हैं। जी, जिसको हिंदी
साहित्य लिखना है, जी उसको एक बार कम से कम अपनी आंखों से रामचरितमानस को तो पूरे ध्यान से पढ़ना ही चाहिए। हम्म आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ करके खुद उसके अर्थ निकालिए। दूसरों की टीकाओं को मत पढ़िए, दूसरों के जी अर्थ को मत पढ़िए। आप स्वयं उसके अर्थ निकालिए। और जब आप खुद पढ़ेंगे, जब आप खुद उसका अर्थ निकालेंगे, जी तो आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। जी और इसके अतिरिक्त पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं। रामचरितमानस तो आप पढ़िए ही पढ़िए, जी साथ साथ जो मुख्य रूप से आजकल जो साहित्य चल रहा है, जी आजकल जो साहित्य चल रहा जी है, जी मंचीय नहीं, साहित्य चल रहा है, साहित्यिक जी उनकी किताबें पढ़िए। जैसे डॉक्टर कुंवर बेचैन की बहुत सारी जी किताबें हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर कुंवर बेचैन को पढ़िए, आप लाइब्रेरी में ढूंढिए तो उनकी बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, जी सर है ना। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं, डॉक्टर गोपाल दास नीरज हैं, ओके इनको पढ़िए। जो आज के युग से मिलते हुए लोग हैं, आज के युग के साहित्यकार हैं, युगीन साहित्यकार जिनको कह सकते हैं, जी वो ये हैं। और जो गद्य साहित्य भी पढ़िए, गद्य साहित्य पढ़ना भी बहुत जरूरी है। गद्य साहित्य भी आप पढ़ेंगे जी तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप, मैं अर्थ निकालने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि अर्थ जब आप निकालेंगे तो आपके मन में एक नए विचार की उत्पत्ति होगी। जी और जब आपके मन में एक नए विचार की उत्पत्ति होगी तो वो किस साहित्य की तरफ मुड़ेगी, ये तो आपको वो बाद में दिखाई देगा। जी वो गद्य साहित्य की तरफ मुड़ती है कि पद्य साहित्य की तरफ मुड़ती है, या किस तरफ, कविता की तरफ मुड़ती है या गजल की तरफ मुड़ती है, कहीं ना कहीं तो मुड़ेगी। जी सर क्योंकि विचार शांत नहीं हो सकता। यदि विचार की उत्पत्ति हुई है तो कहीं ना कहीं जाएगा, हम्म किसी न किसी प्रकार से वो बाहर निकलेगा। आपको अपना रास्ता मतलब खुद बनाना होगा, देखना होगा कि खुद बनाएगी वो, विचार खुद बनाएगा, खुद बनाएगा जी है ना। तो पहले आप पढ़ें। जी तो यही है, गोपाल दास नीरज हैं और प्रेमचंद्र हैं, हम्म प्रेमचंद्र के उपन्यास वगैरह हैं गद्य जी सर साहित्य में। गोपाल दास नीरज कविताओं में हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन हैं, जी रामचरितमानस मैंने बताया ही है। जो हर अच्छे साहित्यकार, कोई किसी भी अच्छे साहित्यकार से को से पूछ लीजिए, सबसे पहले वो रामचरितमानस उसने पढ़ा होगा। हम्म सभी शास्त्रों का कहते हैं सार है मतलब रामचरितमानस में। सार है बिल्कुल, और भाषा का भी सार है। सार है जी सर। तो सर मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट सर लास्ट में मतलब आते आते आपकी एक नई बुक धरा से गगन डोक अभी विमोचन हो रहा है उसका अगले साल जनवरी में। सर उसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, क्या है वो किताब और कैसे वो उस इवेंट का पार्ट बन सकते हैं, कहाँ पे, सब बताइए सर प्लीज। जी, वो एक्चुअली गुजरात के एक संपादक हैं, जी विजय तिवारी जी। तो उनकी उन्होंने एक विश्व स्तरीय पुस्तक निकाली है, जी जिसमें विश्व के 21 देशों के जी कवियों की रचनाएं हैं हिंदी में। ओके हिंदी रचनाकार, जो विश्व के 21 देशों के हिंदी रचनाकार हैं, जी उनकी रचनाएं हैं। और ये दो इसलिए है क्योंकि धरा से गगन तक जो है वो एक पहली पुस्तक निकल चुकी है ओके सन 93 में। ये भाग दो हुआ, ये भाग 2 है। ठीक है तो ये वो निकल चुकी है जिसमें अ, अ, ये थे, हरिवंश राय बच्चन जी थे, जी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं, एक बहुत बड़े रचनाकार भी रहे हैं। जी तो वो भी थे उसमें, तो इनकी रचनाएं रही हैं उसमें। लेकिन ये धरा से गगन तक 2 अभी इन्होंने निकाली है, और उसका न्यूयॉर्क में एक विमोचन हो चुका है और राजस्थान में भी एक हो चुका है। जी तो दिल्ली में भी एक होना है। तो ये लॉन्च हो चुकी है, बस विमोचन जगह जगह हर मंच पर हो रहे हैं इसके। दिल्ली में हंसराज कॉलेज में 19 जनवरी को एक अ, पुस्तक विमोचन समारोह है। ओके तो जो श्रोता इस
विजन डायरीज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनको आमंत्रण है वो आए, क्योंकि मैं भी उस 21 देशों के हिंदी रचनाकारों में मेरा नाम भी है, शामिल है, और मेरी भी रचना उसमें है, और मैं भी उस प्रोग्राम में रहूँगा। तो गैस अगर आप दिल्ली में हैं तो प्लीज़ 19 जनवरी डेट नोट कर लीजिए और आप ज़रूर वहाँ पे आइए और इस लेख का मज़ा लीजिए। सर आखिरी में हमने बात करी कि हिंदी साहित्य सर एक समंदर की तरह, हमने कहा तो हम मुझे लगता है आचमन भी नहीं किया, हम किनारे पे बैठे हैं, इसमें कभी गोता लगाएंगे आगे। आशा करेंगे आप वापस आएँ। सर जो मतलब आपकी स्टोरी से लगता है कि मतलब आत्मनिर्भरता और किसी चीज को करने की एक जिद अगर आपके अंदर है, इच्छा शक्ति जो है, इसको इच्छा शक्ति कह सकते, तो ये कहीं ना कहीं आपको खुद ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और हिम्मत भी देती है। तो सर हमारे यंग ऑडियंस के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आपका एक मैसेज, एक गाइडेंस टिप जो आप उनको देना चाहे तो सर प्लीज अच्छा होगा, हमारे ऑडियंस बहुत कुछ सीख पाएंगी। देखिए, जो संदेश मैं श्रोताओं को खास तौर से देना चाहता हूँ वो यही कि मैंने अपनी जितनी भी चर्चा यहाँ पर हुई जी, उसमें आपको दो चीजें बहुत दिखाई दी, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत और इच्छा शक्ति की प्रखरता जी। तो ये दो चीजें आप सभी के अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर यदि इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम मोबाइल जो कान से लगा करके घंटों लगे रहते हैं, आज के युग की पीढ़ी लगी रहती है। जी सर। तो क्या 1947 या 1950 में हम ये कल्पना कर सकते थे कि इस तरह के मोबाइल चलेंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर हम इसको असंभव मानते रहते कि ये असंभव है, असंभव है, असंभव है, तो ना इसके कभी प्रयोग हो पाते, ना ही ये चीज कभी हम लोगों के सामने आ पाती। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब यह है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हमारी है तो हम नए नए निर्माण किसी भी क्षेत्र में हो, हम नए नए निर्माण कर सकते हैं, नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं, नए नए दिशा में नए नए शिखरों को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और दूसरी चीज आत्मनिर्भरता। किसी भी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ें तो हम अधिक से अधिक ये कोशिश करें कि हमें किसी का सहयोग कम से कम लेना पड़े। हम जो भी करें अपनी आत्मनिर्भरता यानी कि अपने हमारा खुद का हो। हम जो भी कदम चलें किसी भी क्षेत्र में वो हमारा खुद का हो। किसी के द्वारा हम किसी की उंगली पकड़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना पकड़ें, क्योंकि पकड़नी तो पड़ेगी। सहायता ले, निर्भर ना हो। सहायता लें लेकिन निर्भर ना हो। हम सहयोग प्राप्त करें, निर्भर ना हो, और स्वयं अपनी पहचान बनाने का प्रयास जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र में करें जिस क्षेत्र में हमने किसी की उंगली पकड़ी है। तो ये बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर आप चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप आत्मनिर्भर के सिद्धांत को अपनाए रखें। और दूसरी चीज एक और कि कभी भी अपनी स्वतंत्रता का, अपनी स्वच्छंदता का, जी, स्वतंत्रता उसको कहते हैं जो पूरी तरह बंधा हुआ नहीं होता लेकिन किसी के द्वारा अनुशासित होता है थोड़ा बहुत। लेकिन स्वच्छंदता वो होती है जहां कोई अनुशासन नहीं होता। तो चाहे स्वतंत्रता हो चाहे स्वच्छंदता हो, आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वच्छंदता को नकारात्मकता की तरफ न बढ़ने दें। आप सकारात्मक रहें
और सकारात्मकता में ही विकास करें। अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वच्छंदता को सकारात्मकता की तरफ ही बढ़ाएं, नकारात्मकता की तरफ न बढ़ाएं। सकारात्मकता वो है जो समाज के हित में है, सकारात्मकता वो है जो आपके हित में है, और सकारात्मकता वो है जो राष्ट्र के हित में है, जो विश्व के हित में है, जो इस धरती के हित में है। वही आपका सकारात्मक कदम है, वही आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता है, वही आपकी सकारात्मक स्वच्छंदता है। और उसी में आपके जीवन का विकास इतना होगा कि आप इस दुनिया से जाने के बाद भी अमरता प्राप्त करेंगे। ब्यूटीफुल, थैंक्स अ लॉट तो अनुराग पाठक प्रबल सर, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक हमारे ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, एक नए होराइजन्स ओपन हुए होंगे उनके माइंड में। और अपना जो विचार का जो बीज है उसको मरने मत दीजिए, उसको पानी डालिए, लेखन पढ़िए, सींचे, ताकि एक वो बहुत अच्छा पेड़ बनकर अच्छे फल दे सके। जी थैंक बिल्कुल यू सर, जी बिल्कुल। शो पे आने के लिए। विजन डायरीज चैनल के तमाम श्रोताओं को और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः कि आपने आमंत्रित किया। और आप सभी खुश रहें, दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर बढ़ते रहें, मेरा यही आशीष आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल आवर्स सर। नॉट द लीस्ट, आपने कहा अपने लेखन को निखारने के लिए हमें प्रसिद्ध कवियों और लेखकों को पढ़ना चाहिए। सर थोड़ा टेस्ट आपकी रचनाओं से हो जाए सर, कुछ लाइनें। जी बहुत अच्छा। जी। और अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं ये भी दिखा पाऊंगा कि जैसे कि मैंने पूरी चर्चा में खुद की पहचान, हाँ जी, खुद का अस्तित्व स्थापित करने की बात कही है, हाँ जी, तो वो किस तरह से स्थापित होता है। जी, जब मैंने रचनाएं लिखी तो मुझे लगा कि मैं अपनी अगर रचनाओं में अपनी खुद की धुन रख सकूं, जो कहीं भी किसी ने आज तक किसी मंच पर ना रखी हो, तो तभी मेरी रचनाओं की पहचान बन पाएगी। जी, सबसे बड़ी बात, हम मंचों पर जब पढ़ते हैं तो 4-4 पंक्तियों वाले मुक्तक हम अक्सर पढ़ा करते हैं, जी, तो उसमें हर एक रचनाकार की अपनी धुन होनी चाहिए, जो सही पहचान, अपनी अपनी खुद की पहचान बनाने वाले जी, रचनाकार हैं। जी, कोई भी हो, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हों या कोई भी हो, जी, तो वो अपनी धुन बना के उन्होंने खुद की अपनी धुन रखी। तो मैंने भी अपनी खुद की धुन रखी, जी, मैंने किसी की धुन को कभी चुराया नहीं। जो मैंने खुद की पहचान बनाने वाली जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में मैंने अपनी ही धुन रखी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जी, बिल्कुल। अपनी उसी धुन के अनुसार। हम गुफा से चले, नभ में छाते गए, हम गुफा से चले, नभ में छाते गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए, वेद राहों में चलना सिखाते गए। धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा, धन्य भारत ये गौरव सनातन तेरा। देव सुनते गए, ऋषि गाते गए, देव सुनते गए, ऋषि गाते गए। और 26 जनवरी आने वाली है आपका, जब ये शो चलेगा जी, तो 26 जनवरी करीब ही होगी। तो भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, भाव हो दूधिया मन भी गंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे, देश हित में सदा ये पतंगा रहे। है तमन्ना सफर जब भी हो आखिरी, है तमन्ना सफर जब भी हो आखिरी, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे वतन का तिरंगा रहे, साथ मेरे। और एक गजल पढ़ता हूं। जी, बिल्कुल। गजल का कोई शीर्षक नहीं होता, गजल गजल होती है। गजल का अर्थ होता है बातचीत, यानी कि शेरों में कही जाने वाली बातचीत। जी,
गजल का जो मूल अर्थ है वो शेरों में कही जाने वाली हाँ जी। बातचीत, और बातचीत में उसका जो नियम होता है वो कई बार तो लोग एक ही विषय से कई शेर रख देते हैं, जी और कई बार ऐसा होता है कि 5, 7 या 11 शेर जो होते हैं गजल के वो अलग अलग विषयों पर होते हैं। जी एक विषय पर दूसरा शेर हो, एक विषय पर एक शेर होगा, जी दूसरा शेर दूसरे विषय पर होगा, तीसरा शेर तीसरे विषय पर होगा। तो वो गजल होती है। गजल का अपना कोई शीर्षक नहीं होता, जी शीर्षक होता है कविताओं का, काव्यों का। गजल का कोई शीर्षक नहीं होता। जी तो गजल पढ़ता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं कि गजल उर्दू में ही लिखी जा सकती है, जी सर। तो गजल उर्दू में नहीं लिखी जा सकती। गजल किसी भाषा की मोहताज नहीं है। गजल की अपनी कोई भाषा नहीं है। गजल किसी भी भाषा में लिखी जा सकती जी है। सर। आपकी मानसिकता जिस भाषा में चलती है, आप जिस भाषा को जीते हैं, उस भाषा में किसी भी विधा को लिखिए, चाहे गजल हो, चाहे गीत हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपकी भाषा हो, आप उस भाषा में गजल को लिखिए, किसी भी साहित्य को लिखिए, तभी आपका साहित्य अपनी आपकी पहचान बना सकता है। बहुत सही सर। मैंने, लोगों ने कहा उर्दू में ही गजल लिखी जा सकती है, मैंने अधिकांश शब्द हिंदी के प्रयोग किए हैं गजल में। जी सर। सुनिएगा। मेरे सपनों को पलने दो, आहा, मुझे पेड़ों सा फलने दो। मेरे सपनों को पलने दो, मेरे सपनों को पलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो। गजल का मतलब है, और गजल का शेर देखिएगा जी कि मेरे शायद। सपनों को पलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो। अयोध्या राम आए हैं, आहा, अयोध्या राम आए हैं, अयोध्या राम आए हैं, मेरे मन को मचलने दो, वाह वाह, मुझे पेड़ों सा फलने दो। बहुत मेरे सुंदर सपनों को पलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो। और गजल का शेर देखिएगा कि शायद। लिए ध्वज अब चले नभ हम, हम्म, लिए ध्वज अब चले नभ हम, लिए ध्वज अब चले नभ हम। यहाँ जी इसमें कहाँ उर्दू है? जी लिए ध्वज अब चले नभ हम, जी। मले जो हाथ मलने दो, वाह मेरे सपनों को पलने दो, वाह, मुझे पेड़ों सा फलने दो, बहुत सुंदर सर। मुझे पेड़ों सा फलने दो, मेरे सपनों का फलने दो। और लगा ली आग खुद से ही, जी शेर देखिएगा जी जी कि लगा ली आग खुद से ही, कहा था याद चलने दो, आहा, मुझे पेड़ों सा फलने दो, मेरे सपनों को पलने दो, बहुत बढ़िया सर। मेरे सपनों को पलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो। और टपकती छत मेरे घर की, जी टपकती छत मेरे घर की, टपकती छत मेरे घर की, समय है बस ये टलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो, मेरे सपनों को पलने दो, मेरे सपनों को पलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो। बहुत सुंदर सर। मन तो है कि और सुनते रहे आपको। गजल का मक्ता सुनिएगा जरूर। कि गजल में अपना साहित्य अनुराग पाठक प्रबल, जैसा कि आपने भी बताया, जी तो प्रबल के नाम से लिखता हूं, तो मक्ते में नाम आता है गजल का, यह जी नियम है। जी जी तो देखिएगा कि प्रबल किस किस तरीके से प्रयोग हुआ है, जी। उसका प्रयोग देखिएगा कि प्रबल हर ओर अंधियारा, खूब लगाया जी। प्रबल हर ओर अंधियारा, प्रबल हर ओर अंधियारा, सुनो सूरज निकलने दो, प्रबल हर ओर अंधियारा, सुनो सूरज निकलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो, मेरे सपनों को पलने दो, मुझे पेड़ों सा फलने दो, मेरे सपनों को पलने दो। वाह सर, बहुत अच्छा सर। मतलब मन तो ये है कि सुनता रहे आपको। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। गाइस, ये पॉडकास्ट थोड़ा हैवी हो गया एज कम्पेयर जो मैंने सोचा था। आप बताइए, क्या आप और हिंदी साहित्य के डीप में जाना चाहते हैं? इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर और ज़रूर कमेंट करिए कि फ्यूचर में आप ऐसे और पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं। सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है हिंदी साहित्य का। हम एक काल के ऊपर, कुछ लेखकों के ऊपर अलग से चर्चा भी कर सकते हैं। सो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू विजन डायरीज।